गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और इस सेशन के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया हुआ है, इस सेशन के अंतर्गत हम लोग उत्तराखंड एपीओ के 2016 का लॉ का पेपर सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपने पहले भी सॉल्व किया ही होगा जब आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं सॉल्व किए हैं तो भी और अगर सॉल्व किए हैं तो भी, दोनों ही स्थितियों में ये अच्छा प्रैक्टिस सेशन होगा। और जिन लोगों को उत्तराखंड एपीओ की परीक्षा नहीं भी देनी है, कोई बात नहीं, आईपीसी और सीआरपीसी एविडेंस से संबंधित क्वेश्चन है इसमें, तो ये सारी परीक्षाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा आपकी। और परीक्षा तो आपको देनी ही है और तब तक देनी है जब तक कि परीक्षा क्वालिफाई न हो जाए, सिलेक्शन न हो जाए। तो इसलिए आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अनुराग, साउंड प्रॉब्लम, नमस्ते, गुड इवनिंग। अनुराग जी, क्या पहले ये बताइए कि क्या सब लोगों को साउंड प्रॉब्लम आ रही है? क्या साउंड प्रॉब्लम क्या सभी लोगों को आ रही है या फिर अनुराग जी के साथ ही ऐसी समस्या है? आवाज आ रही है आपको? नहीं आवाज आ रही? अच्छा, जस्ट मिनट, मैं अभी देखता हूँ। मेरी आवाज नहीं जा रही आपको? आ रही है? अच्छा, मोटो लाइव नहीं यार, कुछ लोग बता रहे नहीं आ रही। तो अगर एक के पास भी जा रही है तो इसका मतलब है तब तो यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं जा रही तो समस्या है फिर। आ रही है? अच्छा, चलिए तब बढ़िया है, क्योंकि तब यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। चलिए तो जल्दी से कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को आइडिया है और कि यहाँ के क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े आसान टाइप के होते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन तो आसान होंगे नहीं, सारे क्वेश्चन तो सही कर नहीं पाएंगे हम लोग। तो इसलिए चलते हैं जल्दी से, थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और ये है अनअकैडमी जुडिशियरी का यूट्यूब चैनल। और इस पर मैं आपको पर डे तो नहीं कह सकते, लेकिन मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के सामने कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, और ताकि आपके लिए परीक्षा को निकालना आसान हो सके, कुछ मदद हो सके उसमें। और ये है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, एजुकेटर के रूप में भी और स्टूडेंट के रूप में भी। और यहाँ पर दो तरीके की क्लासेस चलती हैं, आप जानते ही हैं। एक स्पेशल क्लास होती है जो बिल्कुल फ्री में होती है, सारे लोगों को उपलब्ध होती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक प्लस क्लासेस भी चलती है इस पर, जो कि पेड क्लासेस कहलाती है। मतलब उसके लिए सब्सक्रिप्शन जो लेगा वही क्लास देख पाता है। अंतर क्या आता है, बहुत सारी क्लासेस आपको स्पेशल क्लास में भी बिल्कुल फ्री में सारे एजुकेटर के, मेरी भी और अन्य एजुकेटर के भी मिल जाएंगे। लेकिन जो नए नए बैच जैसे आप देख रहे हैं, ये सारे नए नए बिल्कुल बैच शुरू हुए हैं। तो इन सारे बैच का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप प्लस के सब्सक्रिप्शन लेंगे, यानी पेड क्लास में ही सारी चीजें होंगी। तो आप पहले देखिए और फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं पेड का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो आप बिल्कुल आमंत्रित हैं इस बात के लिए। सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर कराए जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। और बात करते हैं कि फिलहाल अगर हम लोग देखते हैं तो हरियाणा और राजस्थान के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये 14 और 21 तारीख को अभी भी बची हुई है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको रैपिड रिवीजन सीरीज राजस्थान और हरियाणा के लिए चल रही है, बहुत दिनों से 18 तारीख से ही चल रही है, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। मॉक टेस्ट के बारे में आपको जानकारी है, क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा है, तो इसलिए इसकी जानकारी आपको होगी कि सुबह 9 से 9:30 बजे तक मॉक टेस्ट चलता है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और सीपीसी से। सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, कोई भी प्लान लिया जा सकता है। कोई भी प्लान आप लेंगे तो उसकी कितनी फीस होगी आपको उसमें दिया होगा।
उसके अलावा अगर आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। और जो फीस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का डिस्काउंट चाहिए तो ये 10% डिस्काउंट करा देगा अगर आप राय लाइव कोड का यूज करते हैं तो, RAILIVE। जैसा कि जानते हैं जिस चैनल पे हम लोग हैं ये अनअकैडमी जुडिशियरी का चैनल है। शाम को 6:30 बजे से क्लासेस रहती हैं हमारी, और यहाँ थोड़ा सा आज हमको लगता है कि मैं लेट कर गया, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे हम लोग, समय नहीं लगाएंगे। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आपकी इच्छा होगी आप आंसर देते रहिएगा, मैं देखता रहूंगा आपके आंसर को, और फिर उसके बाद उसको हम लोग देखते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो पूछेंगे तो बहुत कम समय में, और इतने समय में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते रहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following case is related to joint liability? ज्वाइंट लाइबिलिटी से संबंधित कौन सी केस है इसमें? महबूब शाह वर्सेस एम्परर की केस है, सेक्शन 34 में ज्वाइंट लाइबिलिटी का रूल है। महबूब शाह एम्परर हो, बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर हो, है ना, ऋषिदेव पांडे की केस हो, ये सारी केसेस जो है यहाँ पर आपको सेक्शन 34 से रिलेटेड है। बाकी आर वर्सेस अर्नाल्ड आप जान रहे हैं 84 से रिलेटेड है। ये विकैरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड है आर वर्सेस हिगिंस की, और ये जो हो जाएगा आर वर्सेस प्रिंस मेंस रिया से संबंधित है। तो तमाम चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये पढ़िए, थोड़ा बड़ा है। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन, और मतलब कि कोई कार्य जो चाइल्ड या इनसेंट पर्सन के फायदे के लिए किया गया हो और उसके गार्जियन के कंसेंट से किया गया हो। कौन सी धारा में है ये प्रोविजन? ये वेरी गुड, ये है आपका 89 में। अगला क्वेश्चन, अगला है कि जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनवॉलंटरी ड्रंकनेस अटेम्प्ट टू किल ए, हियर जेड इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ। इन्फ्लुएंस ऑफ इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन, यानी अस्वेच्छया मत्तता कह सकते हैं इसको, यानी कि स्वैच्छिक नहीं, किसी दूसरे ने नशा करा दिया और जिस नशे के परिणाम स्वरूप उसने किल कर दिया एक को। कौन सा ऑफेंस किया? कोई ऑफेंस नहीं, क्योंकि सेक्शन 85 उस व्यक्ति को बचा ले कि अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा के विरुद्ध नशे में है और जिसके वजह से वो कार्य की प्रकृति और परिणामों को नहीं समझ रहा है, इसलिए अगर उस परिस्थिति में उसने एक्ट किया तो वो अपराध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ ए बेटर व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, माने दुष्प्रेरक की उपस्थिति जब अपराध किया जा रहा हो, इससे संबंधित प्रावधान आईपीसी के कौन सी धारा में? ये है धारा 114। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है विभिन्न परीक्षाओं में। नेक्स्ट, ए विदाउट एनी एक्सक्यूज लोडेड कैनन इनटू ए क्राउड ऑफ पर्सन एंड किल्स वंस ऑफ देम। ठीक है ना, भरी हुई तोप चलाता है भीड़ पर बिना किसी प्रतिहेतु के। कौन सा अपराध किया उसने और उसमें से किसी को मार देता है? कौन सा अपराध हुआ? ये हो गया मर्डर। क्यों? क्योंकि ये जो है सेक्शन 300 के चौथे एसेंशियल पर आधारित है। ठीक है, कि कार्य स्वयं में इतना खतरनाक हो जिससे पूरी संभावना हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। हाँ, ये 366B कौन सा अपराध बताता है आईपीसी का? ये बताता है इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। चलिए अगला कर लीजिए। बट्टो मैं जानता हूं मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं, लेकिन जल्दी जल्दी कराने के पीछे क्या कारण है आप लोगों को आइडिया है ही, क्योंकि जल्दी जल्दी आपकी परीक्षा भी है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको तो रिवाइज ही मैं करा रहा हूं। तो अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, रॉबरी यानी लूट करने का प्रयत्न कौन सी धारा में पनिशेबल है? लूट करने का प्रयत्न कौन सी धारा में पनिशेबल है? तो ये है 392 के अंतर्गत। क्योंकि 390 में तो लूट की डिफिनीशन है, 391 में डकैती की डिफिनीशन है, इसमें
अटेम्प्ट है और इसमें लूट करना है। ये बताइए, ये मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद पढ़िए। एक व्यक्ति जानता है कि वो एक हीरे का सामान नहीं है, मान लीजिए अंगूठी की बात करें कि वो जो है हीरे का सामान नहीं है, लेकिन दूसरे को हीरा बता के बेचता है, कौन सा अपराध किया उसने? सीधे सीधे ये क्वेश्चन जो है वो चीटिंग के एग्जाम्पल पर आधारित है, सेक्शन 415 के एग्जाम्पल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन ये है आपका, whoever being the husband or relative of husband, यानी जो कोई पति या पति का नातेदार होते हुए किसी महिला के प्रति क्रूएल्टी करेगा तो वो पनिश किया जाएगा। कितने से? ये होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सटेंडेड 3 ईयर्स, 3 साल के पनिशमेंट से पनिश किया जाएगा और फाइन भी देना पड़ सकता है। और ये सेक्शन कहाँ है? 498 ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज? मैरिज सेरेमनी को फ्रॉडुलेंटली कर लिया गया है, ये है आपको 496 में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मेंस रिया इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट? क्या है ये? मेंस रिया इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट। तो ये क्या है? ये बाइगेमी है, क्योंकि थेफ्ट में मेंस रिया, मर्डर में, रॉबरी में मेंस रिया होनी चाहिए, बाइगेमी में नहीं होनी चाहिए, पब्लिक न्यूसेंस में नहीं होनी जरूरत है। तो इन सब चीजों में, चाहे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे ऑफेंस है, और जहां मेंस रिया के बिना ऑफेंस बन जाए वो किस रूल के अंतर्गत बनता है? तो वो होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। पूछा जाता है एग्जाम में, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अंडर इंडियन पीनल कोड द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग यानी पीछा करना कौन सी धारा में पनिशेबल? कौन सी धारा में पनिशेबल है? ये है 354D के अंतर्गत। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस? ज्ञान कौर आप जानते हैं, ये है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड यानी आत्महत्या करने का प्रयत्न। इसमें क्या था कि चैलेंज किया गया था कि आईपीसी की धारा 309 वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन करती है, क्योंकि आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ देता है और ये 309 जो है हमें मरने से रोकती है। तो इस केस में जब चैलेंज किया गया तो ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट, ए इज द लवर ऑफ बीज वाइफ एंड रिसीव्स वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हर हस्बैंड नोइंग शी हैज नो सच अथॉरिटी इज गिल्टी ऑफ। माने ए जो है ना, बी की पत्नी का दोस्त है और वो जानता है कि जो उसकी पत्नी बी की उसको जो सामान दे रही है उसे देने का अधिकार नहीं है। उसने कौन सा अपराध किया उस सामान को एक्सेप्ट करके? थेफ्ट, थेफ्ट का ऑफेंस किया उसने। Under which of the following offense of Indian Penal Code even preparation to commit the offense is also punishable with rigorous imprisonment? माने इसका ऐसा कौन सा ऑफेंस जो ऑप्शन में है जिसकी प्रिपरेशन भी पनिशेबल है? थेफ्ट है? नहीं। रेप है? नहीं। मर्डर है? नहीं। डकैती है? यस। डकैती सेक्शन नंबर 399 के अंतर्गत डकैती की प्रिपरेशन भी पनिशेबल होती है। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी बट द ऑफेंस इज हाउएवर नॉट कमिटेड।
मैंने ए ने बी से कहा कि भैया तुम मर्डर कर दो सी का, बी ने मन नहीं किया वैसा, कितने इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल होगा ये? तो ये होगा 7 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा और फाइन भी देना पड़ सकता है। कैसे है? कौन से सेक्शन पर बेस्ड समस्या है बताइए, आप बताइए कमेंट में, एक सेक्शन कौन सा है जिसके अंतर्गत ये बात बताई गई? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। नहीं बता पा रहा? ये समस्या है सेक्शन 115 पर। सेक्शन 115 यही बात करता है कि अगर मर्डर जैसी चीजें हैं और उसके लिए एबेटमेंट किया जाता है और नहीं किया जाता वो ऑफेंस तो 7 साल, करने की कोशिश की जाती है, हर्ट हो जाता है तो 14 साल, कर दिया जाता है तो सेम वैसे ही। हाँ टोनी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। A causes cattle to enter upon a field belonging to B, intending to cause and knowing that it is likely to cause damage to B's crop. A is guilty of the offense of। किसी की फसल को नुकसान पहुंचाना कौन सा अपराध बनेगा? मिसचीफ का ऑफेंस बनेगा, यानी वो रिस्टी का अपराध बनेगा। नेक्स्ट, A found B a feeble old woman stealing his crop and beats her so violently she died. A would be liable for the offense of। एक व्यक्ति जो है उसकी फसल चुरा रही है और उसको इतना पीटता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, कौन से अपराध का दोषी होगा? तो ये होगा कल्पेबल होमिसाइड का, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को उसने एक्सीड कर दिया है। ठीक है ना, एक्सीड कर गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को, तो वहां पे क्या हो जाता है? तो मर्डर के लिए तो नहीं होगा, लेकिन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत क्या हो जाएगा? वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए। वेरी गुड। Which one of the following is not an essential element of the offense to acid attack under section 326A? क्या पूछ रहा है? 326A का एसेंशियल एलिमेंट इसमें से कौन सा नहीं है? अब है से अच्छा है कि नहीं है वाला खोज लीजिए। ओनली बॉडीली पेन, ये तो नहीं है, ये तो पक्का है, बाकी सब है। बॉडीली पेन किसके लिए है? ये हार्ट का के अंतर्गत आता है, यानी सेक्शन 319 के अंतर्गत आता है। अगला है कि वेयर ए मैन सीक्रेटली कैप्चर इमेजेस ऑफ द वुमन हु वाज यूजिंग वॉशरूम फॉर चेंजिंग हर क्लोथ्स। एक महिला कपड़े चेंज कर रही है वॉशरूम और उसकी कोई फोटो लेता है, कौन सी धारा के अंतर्गत ऑफेंस बनेगा? ये वोयरिज्म है, यानी दृश्य रतिकता है, और 354C के अंतर्गत ऑफेंस बनेगा। नेक्स्ट, ये मैन हु मॉनिटर द यूज बाय अ वुमन ऑफ इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ। भाई किसी वुमेन को इंटरनेट पर, ईमेल पर या इसी तरीके के अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है और जिस पर क्या करता है? उसको मॉनिटर करता है, उसने कौन सा ऑफेंस किया है? कोई ऑफेंस किया भी है कि नहीं? बिल्कुल किया है, स्टॉकिंग का ऑफेंस बनता है और सेक्शन 354D के अंतर्गत बनता है। और ये सारी अमेंडमेंट कब हुए थे? 2013 के अमेंडमेंट। ये तो नहीं बता पाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है, अरे द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 377 द इंडियन पीनल कोड वाज रिजर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट इन। रहने दीजिए, इसको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है ये, क्योंकि बात अब इतनी रह नहीं गई है। अगला क्वेश्चन,
कि फॉर द ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज अंडर इंडियन पीनल कोड द मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर, माने विवाह के विरुद्ध जो अपराध है इनमें से कौन सी धारा है जो उसके लिए कम से कम पनिशमेंट देती है? ये धारा है 498, ये मिनिमम पनिशमेंट देती है विवाह के विरुद्ध जितने भी अपराध। ये पढ़िए, ए बी के घर में विंडो से प्रवेश करता है, खिड़की से प्रवेश करता है, इस इंटेंशन से बी के साथ इंटीमेट होने के लिए। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग, हाउस ब्रेकिंग है ना 445, यानी कि गृह भेदन का अपराध वो करता है, गृह भेदन का अपराध करता है वो 445 के अंतर्गत उसकी डेफिनेशन दी गई। ये है ए पुल्स एन इयरिंग worn by a woman and thereby tears and wounds her ear badly. Here A is guilty for the offense of, ये हो जाएगा रॉबरी, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, लूट किया है उसने। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देख लीजिए आपके हिसाब से जो ऑप्शन सही लग रहा है। ये है 497, enticing away a married woman with a criminal intent। हाँ, अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 धारा 82 के अनुसार आईपीसी के किस उम्र से कम उम्र का बालक जो होगा वो आपराधिक दायित्व से मुक्त है? ये आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, 7 ईयर से कम। डॉली इन कैपेक्स का रूल इसी में आता है ना, डॉली इन कैपेक्स। द ऑफेंस ऑफ डकैती अंडर इंडियन पीनल कोड मे बी कमिटेड बाय वे ऑफ, कौन सा ऑफेंस? डकैती, ये हो जाएगा रॉबरी, है ना। रॉबरी ही जब गंभीर हो जाती है यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, तो वो डकैती बन जाती है। अगला क्वेश्चन, under which section of Indian Penal Code the punishment for attempting to commit offence punishable with imprisonment for life or other imprisonment is provided, मतलब जिसके लिए किसी अपराध के प्रयत्न के लिए आईपीसी में अगर प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है तो वो कौन सी धारा के अंतर्गत पनिश किया जाएगा? वो ये धारा होगी 511। अगला है कि द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू एग्रीमेंट, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है? ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ, 2 पर्सन्स, है ना, 2 पर्सन हो सकते हैं। अगला, अंडर इंडियन पीनल कोड हूसोएवर बाय फोर्स, किसी व्यक्ति को फोर्सफुली अगर कंपेल किया जाता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले, तो कौन सा ऑफेंस होगा? क्या है ये? फोर्सफुली कंपेल किया जाता है, ये होगा एब्डक्शन। एब्डक्शन की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 362 के अंतर्गत। क्या एब्डक्शन कंटिन्यूइंग ऑफेंस है? यस, कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ये अपने आप में कोई अपराध नहीं है, ये सहायक अपराध होता है। अगला, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय द डिसीज्ड पर्सन, यानी अगर कोई पर्सन है
वो जब मरा तो उसके पोजीशन में कुछ प्रॉपर्टी थी और कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है, कौन सी धारा के अंतर्गत उसे पनिश किया जाए? ये किया जाएगा 404 404 के अंतर्गत। टोनी, नेहा और रंजना, ये तीनों लोग लगातार अपना हर क्वेश्चन पर आंसर दे रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। और ये जो है अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(4)B इंडियन पिनल कोड, हुएवर कमिट्स डाउरी डेथ, कोई भी व्यक्ति जो डाउरी डेथ करेगा उसे कम से कम कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? लिखा है ना कि नॉट लेस दैन, कम से कम कितना दिया जाएगा? तो ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स ऑफ पनिशमेंट। कम से कम 7 साल तो दिया ही जाएगा। Which of the following offense was not inserted in the Indian Penal Code by a Criminal Law Amendment Act 2013? इसमें से कौन सा अपराध जो है वो 2013 के अमेंडमेंट से नहीं आया है? बताइए प्रशांत जी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट 354A, स्टॉकिंग 354D और वोयरिज्म 354C, ये तो है 2013 से। लर्किंग हाउस टेस्ट पास पहले से ही है। और ये है आपका अगला क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, कौन सी धारा में पनिशेबल है? यानी स्वेच्छया एसिड अटैक करना कौन सी धारा में है? ये है आपका 326B के अंतर्गत, 326D के अंतर्गत और B के अंतर्गत है, क्योंकि यहाँ अटेम्प्ट पूछ रहा है और एसिड फेंकना पूछ रहा है। अगर ये पूछता कि ऐसा एसिड अटैक जिससे ग्रीवियस हर्ट हो जाए तो ये 326A के अंतर्गत। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस किससे संबंधित है? ये संबंधित है, बड़ा फेमस केस है, एसिड अटैक से। ठीक है, एसिड अटैक से संबंधित है और इस पर फिल्म भी दीपिका पादुकोण महोदया ने बनाया था, छपाक। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 was enacted on the date of, इंडियन एविडेंस एक्ट की इनैक्टमेंट डेट क्या है? हालांकि यहाँ इनैक्टमेंट डेट लिखा है, लेकिन ये इन्फोर्समेंट डेट एक्चुअल में होना चाहिए। इन्फोर्समेंट डेट क्या है? तो 1 सितंबर 1872। हाँ, यहाँ अगला क्वेश्चन कि लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑर्डिनरी रूल ऑफ रीजनिंग बताता है कि साक्ष्य अधिनियम क्या बताता है? ऑर्डिनरी रूल ऑफ रीजनिंग बताता है कि लीगल रूल ऑफ एविडेंस बताता है कि रूल ऑफ लॉजिक बताता है कि ऑल ऑफ दी अबव बताता है? क्या स्थिति है? ये आपका लीगल रूल ऑफ एविडेंस है। ठीक, लीगल रूल ऑफ एविडेंस है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट? एविडेंस के अंतर्गत कोर्ट की परिभाषा में क्या नहीं आता है? क्या नहीं आता? आर्बिट्रेटर नहीं आता। आर्बिट्रेटर के सामने की गई प्रोसीडिंग पर एविडेंस लागू नहीं होता, ये एक क्वेश्चन। और कोर्ट के डेफिनेशन में आर्बिट्रेटर नहीं आता, ये भी एक क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों का यही जवाब होता है। एनी सच फैक्ट विच possesses probative force is called evidence. The definition belong to whom the following? ये definition किसने दी थी?
ये सामंड ने दी थी। Which one of the following section of Indian Evidence Act makes relevant the opinion existing to custom? पहली चीज, कस्टम के संबंध में ओपिनियन कौन सी धारा में है? कस्टम के संबंध में ओपिनियन कौन सी धारा में है? 48 में। कस्टम तो हालांकि 13 में भी है, कस्टम तो 32 में भी है और कस्टम 48 में भी है। यहां पर क्या पूछ रहा है? ओपिनियन। ओपिनियन तो 45 से लेके 51 में ही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हु कैन मेक एन एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट? इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत एडमिशन कौन कर सकता है? अब इसमें से जो ऑप्शन है, पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज डिराइव, ये सही हो जाएगा। हालांकि ये सिर्फ यही नहीं है, 18 से लेके 20 तक 7 प्रकार के लोग ऐसे बताए गए हैं जो कि एडमिशन कर सकते हैं। हाँ, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग के संबंध में ओपिनियन रिलेवेंट होती है? कौन सी धारा में? अब ओपिनियन है तो इसमें होगी नहीं, उसमें होगी नहीं, इसमें होगी नहीं, न भी याद हो तो भी ओपिनियन 45 से लेके तो 51, यही क्वेश्चन। और हैंड राइटिंग है तब तो 47। अगला, फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम इज नॉट रिलेवेंट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? क्या पूछ रहा है कि 376 यानी रेप का अगर कोई मामला है और उस रेप के मामले में क्या उस महिला का, क्या उस स्त्री के प्रीवियस बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है? तो नहीं दिया जा सकता। कौन सा सेक्शन बताता है? ये 53A बताता है। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बड़ी फेमस केस है। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? इसका सही आंसर है, आप देख रहे हैं, प्ली ऑफ एलिबाई, जो कि सेक्शन नंबर 11 पर बेस्ड है। एकम्प्लिस कहाँ है? एकम्प्लिस है सेक्शन 133। रेस जेस्टे कहाँ है? रेस जेस्टे है सेक्शन 6। और एडमिशन कहाँ है? तो सेक्शन 17 में डिफिनीशन है, आगे भी है। प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ यानी जीवित होने की उपधारा कौन सी धारा में है? जीवित होने की उपधारा, तो जीवित होने की उपधारा 107 में और मरने की उपधारा 108 में। जीवित मतलब 30 साल में कहीं देखा गया और मरना मतलब 7 साल में ही कहीं नहीं देखा गया। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन कि रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट आर द टर्म्स विच आर, ये रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी जो ये क्या सिनोनिम है, क्या कोएक्सटेंसिव है? कि न तो सिनोनिम न तो कोएक्सटेंसिव, सिनोनिम एंड कोएक्सटेंसिव दोनों नहीं। वेरी गुड रंजना, ये है न तो सिनोनिम है और ना ही, अरे हाँ, न तो सिनोनिम है और ना ही कोएक्सटेंसिव है। ये तो मेंस में भी यही स्टेटमेंट जो हम मेंस में भी आ जाता है और लिखना पड़ जाता है। अनुराग प्रणाम। Which one of the following term is not inclusive in section 8? इसमें से कौन सा ऐसा है जो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में नहीं? मोटिव है, चलिए ठीक है। प्रिपरेशन है, चलिए ठीक है। कंडक्ट है, बिल्कुल। इंटेंशन सेक्शन 8 में नहीं, बाकी मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट सेक्शन 8 के अंतर्गत रिलेवेंट। Confession of one accused person is relevant against another co-accused, यानी सह अभियुक्त की संस्वीकृति कौन सी धारा में रिलेवेंट बताई गई? कौन सी धारा में?
चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन पूछे? हाँ, ये हो गया सेक्शन नंबर 30 पे। इस पर एक लीडिंग केस है कश्मीरा सिंह की, है ना, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की केस है ना, सहअभियुक्त की संस्वीकृति पर। अगला ले लीजिए, ये है कि ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मस्ट बी। धारा 60 के अंतर्गत जो ओरल एविडेंस है वो कैसा होना चाहिए? वो डायरेक्ट होना चाहिए कि हियर से होना चाहिए, कि डायरेक्ट और हियर से दोनों हो सकता है? ये होगा केवल डायरेक्ट। कहा जाता है सेक्शन नंबर 60 में एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस का रूल है ना, मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन का नियम। पब्लिक डॉक्यूमेंट आर मेंशन्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट इन 75। गलत है ना? हाँ गलत है, ये गलत दे दिया है। 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट को किस में बताया गया है? 74 में। आज रात में जो 9:30 बजे से क्लास है, उस क्लास में भी हमने अभी से इससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, बहुत नहीं थोड़े, तो 9:30 पर जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फिर से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ऑब्जेक्टिव की ही प्रैक्टिस आज होगी और वो राजस्थान जुडिशियल सर्विस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो उसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। Which one of the following is not an exception of the rule of hearsay evidence? hearsay evidence का कौन सा एक्सेप्शन नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है? बैंक डिक्लेरेशन है ही, कन्फेशन है ही, रेस जेस्टे है ही, एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है ना, एक्सपर्ट ओपिनियन उसका एक्सेप्शन नहीं। अगला, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी शिनाख्त कार्यवाही जो होती है, पहचान कार्यवाही भी जिसको कहते हैं, अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस इज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, हियरसे एविडेंस, कोरबोरेटिव एविडेंस, नो एविडेंस। ये कोरबोरेटिव एविडेंस ही होता है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता। चलिए, एक सवाल बहुत देर से आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो शिनाख्त कार्यवाही है सीआरपीसी में कहां बताया गया, कौन सी धारा में? बताइए बताइए, जल्दी कमेंट में बताइए, क्योंकि बहुत देर तक अगर आप बैठे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो एक्टिव हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं भी हैं, तो उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा। चलिए, सबसे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। When can prosecution be allowed to ask leading question to its own witness? मतलब अपने ही विटनेस से कब कोई लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है? वो कौन सी धारा है? सेक्शन 154। यानी जब वो विटनेस क्या हो जाता है? जब वो विटनेस होस्टाइल डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है ना, जब वो विटनेस क्या हो जाता है? पक्षद्रोही हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है। होस्टाइल विटनेस 154 में डिफाइन नहीं किया गया है, ये भी याद रखिएगा, उसके संबंध में प्रोविजन जरूर है, डिफाइन नहीं किया गया। और होस्टाइल वहां पे 154 में जो बताया गया वो ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पक्ष अपने ही विटनेस से कब ऐसे सवाल पूछ सकता है जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अपोजिट से पूछा जाता है, तो अपने से तब जब वो होस्टाइल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, Which of the following sections of Indian Evidence Act applies to the pleaders relating to the professional communication? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहाँ है? एक्चुअल में ये है, लेकिन ये कहता है जब 127 आप पढ़ते हैं तो कहता है कि जो बात उनके लिए लागू होगी वो ट्रांसलेटर के लिए भी लागू होगी, लिपिक के लिए भी लागू होगी, है ना। Which one of the following is not prerequisite of presumption as to dowry death? डाउरी डेथ के लिए इसमें से कौन सा ऐसा एसेंशियल है जो जरूरी नहीं? डाउरी डेथ के लिए कौन सा ऐसा इसमें से एसेंशियल है जो जरूरी नहीं है?
तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर सी है। विक्टिम हैज इलिसिट रिलेशनशिप विथ अदर पर्सन, महिला जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों में थी, ये उसके लिए रिलेवेंट नहीं। द प्रिंसिपल दैट पोजीशन इज प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ओनरशिप, यानी कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य, ये कौन सी धारा में है एविडेंस की? इसी पर आधारित सिद्धांत है, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य। अगला क्वेश्चन, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ए पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय, पब्लिक डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव किया जाएगा? लोक दस्तावेज जो है वो सर्टिफाइड कॉपी से प्रूफ किया जाएगा, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट तो कोर्ट में आप पेश कर नहीं पाएंगे, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी से होगा। सर्टिफाइड कॉपी कौन से सेक्शन के अंतर्गत दी जाती है? 76 के अंतर्गत। सर्टिफाइड कॉपी जो होती है वो सेक्शन 63 के अंतर्गत सेकेंडरी एविडेंस कहलाती है। अगली चीज, सर्टिफाइड कॉपी जो है हाँ के संबंध में प्रिजम्पशन 79 में बनता है ना, 79 में कि वो असली। एविडेंस गिवन बाय ए डम्ब विटनेस, माने एक डम्ब विटनेस को कहते हैं गूंगा व्यक्ति, और वो लिख के देता है कोर्ट में, साइन करके देता है, क्या माना जाएगा कि कैसा एविडेंस है? डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये ओरल एविडेंस ही। और ये कहां बताया गया है? सेक्शन 119 के अंदर। अगला, सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाइज वेयर देयर इज ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग द मैटरनिटी ऑफ चाइल्ड, कि पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड, कि दोनों कोई नहीं। 112 के अंतर्गत क्या है? ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, क्या? पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड, कि अगर विवाह के दौरान या विवाह के समाप्त हो जाने के बाद 280 दिनों के भीतर होगा तो उसी पिता की संतान कहलाए। चलिए अगला क्वेश्चन कर दीजिए। अगला है कि क्रिमिनल मतलब 2013 के अमेंडमेंट से इसमें से कौन सा है जो नहीं जोड़ा गया है, या यूं कह सकते हैं कि कौन सा पेयर है जो 2013 के अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया है। इस तरीके से आप बताइए ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 53A भी है, 114A भी है, 119 भी है और 146 भी है। सारे ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2013 के अमेंडमेंट से ही जोड़े गए। अगला, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इज प्रेजेंस कमिट्स, किसकी बात कर रहा है? ये प्राइवेट पर्सन की बात कर रहा है। कौन सी धारा में प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार कर सकता है? सेक्शन 43 में कर सकता है। कैसे लोगों को क्या करेगा? जो उसकी प्रेजेंस में, कैसा करेंगे? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस करेगा तो उसको अरेस्ट कर सकता है। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। मजिस्ट्रेट में कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस, समझ रहे हैं बात? ये कह रहा है कि समन ट्रायल, समन मामलों का ट्रायल वारंट मामलों की तरह मजिस्ट्रेट कर सकता है। कौन से ऐसे समन मामले हो? तो पहली चीज है कि उसके लिए कंडीशन क्या है? पहली तो ड्यूरिंग ट्रायल, माने समन मामलों का ट्रायल हो रहा है और कोर्ट को इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए लगता हो कि इसका ट्रायल वारंट मामलों की तरह किया जाना चाहिए, और वो जिसका ट्रायल हो रहा है वो 6 महीने के ज्यादा के कारावास से दंडनीय हो, तो ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट समन केस का ट्रायल वारंट केस की तरह कर सकता है। और ये है कहां? सेक्शन 259। अगला, कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ not more than 3 years after the expiry of, the court shall take cognizance of an offense punishable not more than 3 years। यहां देखिएगा कि not more than, माने जो 3 साल से कम के कारावास से दंडनीय मामले हैं उसमें लिमिटेशन पीरियड कितनी होती है?
3 ईयर। आगे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं उसको बता देता हूँ कि जो केवल फाइन से पनिशेबल है उसमें 6 महीने की, जो 1 साल तक के कारावास से पनिशेबल है उसमें 1 साल, और जो 1 से लेके 3 साल तक का मामला है उसमें 3 साल, और जो 3 साल से ऊपर का मामला है उसमें नो लिमिटेशन। यहां मामला क्या है कि नॉट मोर देन 3 ईयर, यानी कि उसमें कितना लिमिटेशन होगा, 3 ईयर। अंडर 248(2) of the Code of Criminal Procedure, conviction and sentence can be passed on the same day. Conviction and sentence cannot be passed on the same day. Same day नहीं हो सकता। अगला, मोहन सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उसमें क्या इशू था? हालांकि हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी अदर स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये मामला था प्रमोशन का। Which section of Uttarakhand Police Act 2007 defines witness? विटनेस को कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है? तो 2ZC। अगला क्वेश्चन, अंडर उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 हु इज एम्पावर्ड टू क्रिएट रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट? कौन क्रिएट कर सकता है रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट को? तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। देखिए यहां पे जो मैं पुलिस एक्ट के क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, वो मैं जो आंसर दिया गया है मैं उसी के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए गलत होगा तो मेरी क्षमता नहीं है कि मैं उसको सही करूं। मैंने उत्तराखंड पुलिस एक्ट नहीं पढ़ा। ये अगला क्वेश्चन है कि हु कैन मेक रेगुलेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर? प्रिवेंशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम कौन रूल बना सकता है? इसके लिए रूल बनाएगा गवर्नर, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कौन बनाएगा? डीजीपी बनाएंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बिफोर whom an annual report of the state police complaint authority shall be laid? कहाँ है ये? स्टेट असेंबली में रखी है। Who shall be chairperson of उत्तराखंड स्टेट पुलिस बोर्ड? उत्तराखंड स्टेट पुलिस बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? तो ये हैं होम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट, Who shall be the chairperson of पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कमिटी? पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कमिटी का कौन चेयरपर्सन होता है? डीजीपी होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हु इज ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट द पुलिस फोर्स एंड आर्म पुलिस यूनिट इन रेवेन्यू पुलिस एरिया? ये डीएम करता है। अगला, which of the following section of Uttarakhand Police Act permits the police officer to take charge of unclaimed movable property not being case property? ठीक है ना, ये होगा आपका सेक्शन 46। अगला क्वेश्चन, हु इज एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल? फ्रेम रूल, जहां रूल वगैरह बनाने की बात आई स्टेट गवर्नमेंट लगा। विच चैप्टर ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 इज रिलेटेड टू पुलिस अकाउंटेबिलिटी? पुलिस के दायित्वों से कौन सा चैप्टर संबंधित है? ये चैप्टर नंबर 8 संबंधित। पुलिस पर्सनल मीन्स such police officer whose appointing authority is? option number B, director general of police or any officer subordinate to him. police personnel। अगला है कि a person may be appointed as a independent member of state police board।
अपॉइंटेड एज ए इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ स्टेट पुलिस बोर्ड फॉर द टर्म ऑफ, कितने समय के लिए होगा वो? बेचारा 2 साल के लिए होगा। कौन सा? इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ स्टेट पुलिस बोर्ड, 2 साल के लिए पढ़ा। Who among the following may establish ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट? तो ये कौन करेगा एस्टेब्लिश? ये करेगा स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स कमिटी, क्यों तुरंत? नहीं अभी है 5 मिनट, 5 मिनट बैठोगे तो बैठो, नहीं तो बैठे हैं क्या नीचे से? तो जाओ। The state police complaint committee shall forward the complaint to misconduct received by it for further action. किस कहां पर भेजेगा ये? डीजीपी, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन may be established by the, ये कहां है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन? सीआरपीसी के सेक्शन 25A के अंतर्गत। ये सीआरपीसी का क्वेश्चन आ गया बच्चों। सीआरपीसी के सेक्शन 25A के अंतर्गत है। कौन स्टैब्लिश करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अगला, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट द केस ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट। किसी भी पर्सन को अगर विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है तो उसकी रिपोर्ट किसके पास भेजी जाती है? ये भेजी जाती है डीएम के पास। सेक्शन नंबर 58 इसके लिए बात करता हूं। ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड। गिरफ्तारी का वारंट कहां एग्जीक्यूट किया जा सकता है? आप जानते हैं एट एनी प्लेस, भारत में कहीं भी। नेक्स्ट, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। अभ्यासिक अपराधियों से, देखिए बेटा मेरा टाइम अब खत्म हो चुका है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में ज्यादा हो गया हूं। अभ्यासिक अपराधियों से सिक्योरिटी कौन ले सकता है? तो वो ले सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन कौन सा होगा? तो 110 होगा, क्योंकि केवल 106 को छोड़ के जहां कहीं भी सिक्योरिटी ली जाती है 107, 8, 9, 10, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही लेता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर फेल्यूर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस शैल बी, माने परिशांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी मांगी गई और वो देने में फेल हो गया। इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा? सिंपल होगा। ये बात सेक्शन नंबर 122 बताए। क्लास नंबर 7 और क्लास नंबर 8 में इसके लिए उपबंध है। इन विच ऑफ फॉलोइंग केस प्रोसिक्यूशन विटनेस वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर परजुरी? ये जेसिका लाल केस है। In which of the following case it was held that the High Court cannot directly entertain bail application of POTA accused without the refusal by the special court? ये कहता है ना, ये केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस संतोष कुमार की केस थी, जिसमें कहा गया था कि पोटा अगर किसी पर्सन पे लगा है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट जो है, तो ऐसी स्थिति में जो स्पेशल कोर्ट है जब बेल रिजेक्ट करेगी तभी हाई कोर्ट देगा, उससे रिजेक्ट करवाए बिना हाई कोर्ट नहीं दे सकता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विथ, उसके नियमों का कठोरता से पालन होना चाहिए। 164 नवीन चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। The right of arrested indigent person to free legal aid to be informed about was upheld in, माने फ्री लीगल एड की जानकारी दिया जाना चाहिए। कौन सी केस में कहा गया? तो खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस। अगला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, माने न्यूसेंस हटाने के लिए जो सशर्त आदेश दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? डीएम, एसडीएम और
सरकार द्वारा अपॉइंट किया गया कोई अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन कौन सा है? 133 है सीआरपीसी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन में बी इश्यूड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? ये 142। एनी मजिस्ट्रेट हु हैज मेड एन ऑर्डर, पढ़ लीजिए, है 167 के अंतर्गत अगर मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को पुलिस कस्टडी में भेजता है तो उसकी एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। कहाँ पर भेजनी पड़ती है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा कोई मजिस्ट्रेट है तो सीजीएम को भेजेगा। अगला, ड्यूरिंग ट्रायल एंड बिफोर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, इफ कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर, यानी ट्रायल के दौरान लेकिन चार्ज फ्रेम करने से पहले अगर नहीं आता है कंप्लेनेंट, तो एक्यूज्ड क्या हो जाएगा? उसको क्या किया जाएगा? ये कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यहाँ गलत आंसर है, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये 249 का प्रोविजन है। और एक समन मामलों में जो होता है जहाँ चार्ज फ्रेम ही नहीं होता, 256 का मैटर, यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं होता, वहाँ पे एक्विटल। द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320, यानी जो समन होता है अपराधों का सीआरपीसी के 320 के अंतर्गत, उसका परिणाम क्या होता है? एक्विटल, दोष मुक्ति होती है 320 के क्लास नंबर 8 के अंतर्गत। ये पढ़िए कि जो सीआरपीसी है किस लिस्ट में? तो कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्या बात करता है? दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की केस है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ये कह रहा है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 केम इनटू द फोर्स, किस दिन लागू हुई थी 2013 का अमेंडमेंट? 3 फरवरी 2013 को। कई बार पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सी धारा में क्या डिफाइन किया गया? ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नहीं ये सही नहीं, ये सही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बेलेबल ऑफेंस को 2A में डिफाइन किया गया। ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हैज नॉट बीन इंसर्टेड इन द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इसमें से 2013 में कौन सा अमेंडमेंट नहीं किया गया था? ये 55 है, स्वास्थ्य और सुरक्षा 2005 का है सर, नहीं 2008 का होगा, 2008 का होगा ये। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स दैट कोर्ट विल नॉट अल्टर द जजमेंट आफ्टर साइनिंग ऑन इट, मतलब उस पर अगर किसी भी जजमेंट पर सिग्नेचर कर दिया जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये 362 है सीआरपीसी का। तो ये है आपका पूरा सेशन, 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए 1 घंटे में, और आप लोगों का सहयोग रहा क्योंकि आप लोग भी शांति से पूरा इस लेक्चर को सुने हैं तो भी हो पाया, नहीं तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं था। चलिए कल जो है हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, जीएस भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जीएस के भी 100 क्वेश्चन होंगे, तो टाइम से आ जाएंगे हम लोग और उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि फिर से हमारी तुरंत क्लास है तो बहुत ज़्यादा हम डिले नहीं कर सकते इसमें। थैंक यू बच्चों, जितने भी लोग हैं क्लास में। हाँ, वो जो है ना, वो जो परेड है एविडेंस के सेक्शन 9 में, हमने पूछा था सीआरपीसी का, तो सीआरपीसी में 54A में होगा, ठीक है अमिता जी, थैंक यू।